बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर मीर शकील अहमद है। आज हम बात करेंगे टोटल नी रिप्लेसमेंट पे। टोटल नी रिप्लेसमेंट क्यों होती है? जब किसी भी पेशेंट का घुटना बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाए, उसके जोड़ में खराबी पैदा हो जाए, किसी किस्म की डिफ़ॉर्मिटी पैदा हो जाए, कोई इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाए, इन्फेक्शन के चांसेस हों और इन्फेक्शन को सेटल किया जाए और उसके बाद घुटना ठीक तरह से ना चले, या कोई चोट लग जाए और आप मेडिसिन लेते रहे हों, वॉकिंग एड्स लेते रहे हों, लेकिन उससे भी घुटना बेहतर ना हो, आपकी दर्द सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या थोड़ा सा चलते हुए कम ना हो रही हो, तो हम नी रिप्लेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। नी रिप्लेसमेंट एक कॉम्पिटेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं, और नी रिप्लेसमेंट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी रिहैबिलिटेशन होती है। रिहैबिलिटेशन 6 से 8 हफ्ते चलती है। जो लोग रिहैबिलिटेशन नहीं करवाते, वो किसी न किसी सूरत में कोई ना कोई चीज़ मुतासिर करते हैं, जिनमें उनका घुटना ना मुड़ना या घुटना बिल्कुल सीधा ना होना या उनके चलने में खराबी पैदा हो सकती है। जब नी रिप्लेसमेंट करवाई जाती है, तो उसमें नी रिप्लेसमेंट के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। नी रिप्लेसमेंट में या तो यूनी कंपार्टमेंटल होता है, या बाई कंपार्टमेंटल, या ट्राई कंपार्टमेंटल। या तो सिर्फ फीमर का हिस्सा डाला जाता है, या फिर टिबिया का हिस्सा डाला जाता है, या फिर दोनों हिस्से डाले जाते हैं। जब नी रिप्लेसमेंट हो जाती है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी हो जाते हैं। उसमें आपकी नर्व डैमेज होने का खतरा होता है, आपका कोई चीज़ फ्रैक्चर हो सकती है, इम्प्लांट लूजनिंग के बाद में चांसेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, डीवीटी के चांसेस हो सकते हैं अगर आप बाद में उसकी मुनासिब एहतियाती तदाबीर ना लें। आपका घुटना बाज़ औक़ात सही तरह मुड़ नहीं पाता, आपका घुटना बाज़ औक़ात बिल्कुल सीधा नहीं हो पाता, और बाज़ औक़ात आपकी चाल उतनी अच्छी नहीं रहती, जो कि मस्कुलर वीकनेस की एक वजह से हो सकती है। नी रिप्लेसमेंट जब हो जाता है तो रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल क्या होते हैं, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स का ना सिर्फ पेशेंट्स, उनके अटेंडेंट्स, बल्कि क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट की भी इसमें पूरी कमांड होनी चाहिए। जब नी रिप्लेसमेंट हो जाती है तो वेरी फर्स्ट डे पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू में रखते हैं तो एक ब्लड की ड्रेन होती है। नी रिप्लेसमेंट हो सकता है कि एक टांग की हो, या हो सकता है दोनों टांगों की नी रिप्लेसमेंट की जाए। यूरिन कैथेटर लगाया जाता है ताकि पेशेंट शुरू में वॉशरूम की हाजत पूरी नहीं कर सकता, तो यूरिन कैथेटर साथ अटैच किया जाता है। नी इमोबिलाइजर्स, एक टांग में अगर एक टांग का हुआ है तो नी इमोबिलाइजर लगाया जाता है ताकि पेशेंट बेहतियाती में अपना घुटना बेंड ना कर सके, और बेहतियाती में अगर घुटना बेंड हो जाता है तो उसकी पेन या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के चांसेस होते हैं। टांगे 15 दिन के बाद खुलते हैं। आईसीयू में पोस्ट ऑप केयर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बेड मोबिलिटी आती है, जिसमें नर्सिंग केयर आती है कि सीधा लेट के कहीं बेड सोर ना बना लिए जाएं। उसमें पेशेंट को बिठाने का तरीका बताया जाता है, पेशेंट को खड़ा किया जाता है, और पेशेंट की स्टैंडिंग में एक वॉकिंग एड, जिसको वॉकर फ्रेम का नाम दिया जाता है, वो हेल्पफुल होती है। नी रिप्लेसमेंट के बाद वजन कितने अरसे के बाद डालते हैं? नी रिप्लेसमेंट के बाद पहले दिन से ही वॉकर के साथ वज़न डाल दिया जाता है, और मोस्टली पहले दिन ही वज़न डाल दिया जाता है, एक्सेप्ट कि कोई कस्टम मेड टीकेआर ना हो, या कोई अंदर फ्रैक्चर ना हुआ हो, या कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो फिर वेट के बारे में सर्जन की फ़िलॉसफ़ी थोड़ी-सी डिफरेंट हो सकती है। पहले दिन ही वॉकर के साथ पेशेंट को चला दिया जाता है। पेशेंट को कुछ कदम 5 टू 10 स्टेप्स चलाया जाता है। वॉकर के साथ पेशेंट को उठाने-बिठाने का एक महसूस तरीका होता है, जो कि पेशेंट को गाइड किया जाता है। अगर तो यूनिलैटरल नी रिप्लेसमेंट हुई है तो पेशेंट वॉशरूम जाके कमोड यूज़ करता है। अगर बायलैटरल हुई है तो पेशेंट के लिए कमोड चेयर का कहा जाता है कि वो कमोड चेयर अपने पास रख के अपनी वॉशरूम की हाजत पूरी कर सके।
करवट पेशेंट दोनों तरफ ले सकता है, उसमें कोई ममानियत नहीं है। करवट लेने से उसके बेड सोर के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट डे वाइटली जब वो स्टेबल हो जाता है तो पेशेंट को वार्ड या रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। पेशेंट हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन का स्टे करता है और हॉस्पिटल में उसकी फिजियोथेरेपी में उसकी एक्सरसाइजेज जो कि पहले दिन से स्टार्ट होती हैं, जिसमें एंकल पंप्स, आइसोमेट्रिक्स, एक्टिव असिस्टेड एसएलआर जो कि 45 डिग्री तक जाती है, और एक्टिव असिस्टेड नी हिप एबडक्शन वो शुरू कर दी जाती है, हिप एबडक्शन स्टार्ट कर दी जाती है। और अच्छा, नी बेंडिंग हम यूजुअली सेकंड से थर्ड डे पे स्टार्ट करते हैं जब ड्रेन्स रिमूव कर दी जाती हैं। जब ब्लड ड्रेन रिमूव करते हैं तो नी बेंडिंग, कंट्रोल नी बेंडिंग ली जाती है, जो कि सिटिंग पोजीशन में थेरेपिस्ट अपने हाथ से पीछे की तरफ थोड़ा थोड़ा करके जोर लगाता है। सीपीएम का एक बहुत बड़ा रोल है, सीपीएम पे डाल दिया जाता है और नी बेंडिंग उसमें हो जाती है। अगर सीपीएम का अल्टरनेट हील स्लाइडर है उस पे डाल दिया जाता है और पेशेंट अपनी नी को कंट्रोल्ड मैनर में बेंड करना शुरू कर देता है। पहले 15 दिन बड़े ही मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज के होते हैं। मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज में आपने आइसिंग ज़रूर करनी है, आपने एलिवेशन करना है, आपने इन्फ्लेमेशन को बहर सूरत उसको सेटल करना है। 15 दिन के बाद स्टिच आउट किए जाते हैं। जब स्टिच आउट हो जाते हैं तो पेशेंट के इमोबलाइजर्स यूजुअली रिमूव कर दिए जाते हैं। इमोबलाइजर को उतारने का एक आसान तरीका यह है कि पेशेंट अगर एक्टिव एसएलआर 10 रेपिटेशंस के साथ कर ले तो ये समझा जाता है कि अब उसको नी इमोबलाइजर की मजीद ज़रूरत नहीं है। वॉकर 4 से 6 हफ्ते वॉकर की ज़रूरत होती है। 15 दिन के बाद नी इमोबलाइजर खत्म हो जाते हैं, लेकिन वॉकर के साथ पेशेंट चलना शुरू हो जाता है। एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस, एक्टिव एक्सरसाइजेस में शिफ्ट हो जाती हैं और एक्टिव एक्सरसाइजेस से फिर रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस की तरफ पेशेंट को लाया जाता है। पेशेंट की जब स्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है, चलना आसानी से शुरू हो जाता है, तो उसकी स्क्वाट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। अर्ली वेट बेयरिंग यूजली हेल्पफुल होती है और क्लोज चेन एक्सरसाइजेस खासी इफेक्टिव हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट में। स्टैंडिंग में एक्सरसाइजेस 15 दिन के बाद एक दो हिप एबडक्शन और एक्सटेंशन स्टार्ट कर दी जाती हैं। जब स्टिच आउट किया जाता है तो नी की एक्सटेंशन स्टार्ट कर दी जाती है एक्टिवली। पहले मैंने आपको बताया था कि आप एक्टिव असिस्टेड स्टार्ट करते हैं या कंट्रोल बैंडिंग लेते हैं, लेकिन आफ्टर स्टिच रिमूवल यू कैन गो फॉर द नी एक्सटेंशन। अब 4 हफ्ते हो गए, उसकी गेट ट्रेनिंग बेहतर हुई। पहले वो स्टेप लेता है, बेबी स्टेप, जिसमें एक पाँव पेशेंट आगे रखता है और दूसरा पाँव उसके बराबर रखता है। लेकिन 4 हफ्ते के बाद उसको क्रॉस वॉक शुरू करवा दी जाती है, जो कि आप वॉकर के ऊपर ही शुरू में शुरू करवाते हैं। छठे हफ्ते के बाद पेशेंट को छठे हफ्ते के बाद पेशेंट रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेज की तरफ आ जाता है। उसकी एक्सरसाइजेज में कुछ तब्दीली आ जाती है। वॉकर को छोड़ने का मरहला शुरू हो जाता है। छठे हफ्ते के बाद पेशेंट वॉकर से शिफ्ट हो जाता है स्टिक के ऊपर, और स्टिक के ऊपर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। स्टेयर ट्रेनिंग, सीढ़ियाँ पेशेंट 4 हफ्ते के बाद चढ़ना शुरू कर देता है। सीढ़ियों में ममानियत कोई नहीं है। जब आप नी मोबिलाइजर उतारते हैं तो 15 दिन के बाद भी आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा ना हो जाए और पेन्स बहुत ज़्यादा ना हो जाए, आप उसको कंट्रोल करते हैं। आप उसको 4 हफ्ते के बाद लेते हैं। साइड लाइन एबडक्शन 15 दिन के बाद शुरू होती है। साइकिलिंग 6 हफ्ते के बाद स्टार्ट कर दी जाती है। यूजुअली जो नी रिप्लेसमेंट की जाती है पाकिस्तान में, वो उसमें नी की ROM 90 से 100 डिग्री तक मैक्सिमम समझी जाती है, और ये उसमें पेशेंट अपनी सारी ज़रूरियात, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग्स पूरी कर लेता है। तो 6 हफ्ते में नी बैंडिंग भी पूरी हो जाती है। अब नया मरहला आ जाता है उसके ऊपर स्टिक पे शिफ्टिंग का, जो कि 2 से 3 हफ्ते रहता है, और उसके बाद स्टिक भी छोड़ दी जाती है और पेशेंट इंडिपेंडेंट मूव करना शुरू हो जाता है। कुछ ज़िक्र करूँगा कॉम्प्लिकेशंस का। क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेट कॉम्प्लिकेशंस, जो कि पेशेंट को मुतासिर करती हैं? उनमें सबसे पहले है कि एक्सटेंसर लैग डेवलप हो जाता है। जो लोग अपने घुटनों के नीचे तकिया रख के सोते हैं, या उनको कंफर्ट ज़ोन लगता है कि नीचे टॉवल का रोल रख लें, उनका नी का एक्सटेंसर लैग एक डेवलप हो जाता है कि जो बाद में बहुत मुतासिर करता है। वो अपना घुटना बिल्कुल सीधा नहीं कर सकते। घुटने की कामयाबी घुटने का बिल्कुल सीधा होना और घुटने का 90 से 100 डिग्री तक बेंड होना है। तो जब घुटना बिल्कुल सीधा नहीं होता तो वो एक खला सा रह जाता है, जिसको पूरा करना ज़रूरी है। नी एक्सटेंसर को बाद में फिजियोथेरेपिस्ट अपनी एक्सरसाइजेस
से एक्सटेंसर लैग को बेहतर करने की मैक्सिमम कोशिश करता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है। बाज़ लोगों की नी बेंडिंग पूरी नहीं हो पाती, वो या तो इम्प्लांट के साइज़ का डिफरेंस होता है या क्वाड्रिसेप्स डेफिशिएंसी होती है, हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं और बाज़ औक़ात फिज़ियोथेरेपिस्ट की सलाहियत इतनी अच्छी नहीं होती या पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर पाता, तो नी की बेंडिंग पूरी नहीं हो पाती, जिसको पूरा करना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो आप एमयूए नी की तरफ चले जाएँगे। इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, एंटीबायोटिक्स की तरफ चला जाता है और अगर इन्फेक्शन प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ना हो, तो इम्प्लांट को रिमूव कर दिया जाता है और बहुत अरसे के बाद एंटीबायोटिक्स के चलने तक पहले एक स्पेसर अंदर डाला जाता है और उसके बाद दोबारा सर्जरी की जाती है, इम्प्लांट दोबारा डाला जाता है। तो ये कुछ सीधा-सीधा सी बातें थी नी रिप्लेसमेंट के मुतालिक। नी रिप्लेसमेंट के बाद आप आसान ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, आप घुटने की दर्द खत्म हो जाती है। एक मेरे मुशाहिदे में आया है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद यूजुअली 3 महीने लगते हैं कि आपकी पेन के सेटल होने में। एक कॉम्पिटेंट फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको बहुत हेल्पफुल होता है। आपको मेरा मशवरा है कि जब आप नी रिप्लेसमेंट करवाएँ, तो 6 से 8 हफ़्ते फिज़ियोथेरेपिस्ट की सुपरविज़न में ज़रूर रहें। फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको इसमें हेल्प करेगा। हमारा क्लिनिक द मीर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन नी रिप्लेसमेंट के हवाले से अपनी खासी अहमियत रखता है। हम सैकड़ों नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट को बेहतर कर चुके हैं और अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपने घुटनों का, अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखें। शुक्रिया।